जैन, मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री में आगे देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश तो हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हम लोग सीमावर्ती राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पाल वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, यानी कि आज का जो बंगाल और बिहार है, पाल वंश का साम्राज्य उतने दूर तक फैला हुआ था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम गोपाल था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बिहार शरीफ में औदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय खोला था इन्होंने, गोपाल ने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनके पुत्र यानी कि धर्मपाल शासक बनते हैं। इन्होंने भी एक विश्वविद्यालय खोला था, लेकिन भागलपुर में, ठीक है। और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे किस चीज का अध्ययन होता था? तो याद रखिएगा, बृजयान का। यहाँ पे बृजयान, और बृजयान किसकी शाखा है? तो ये बौद्ध धर्म की शाखा है। हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं ध्यान में है तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बृजयान का अध्ययन होता था। बृजयान अंतिम चरण है बौद्ध धर्म का, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बौद्ध धर्म कुछ नहीं बोले, बौद्ध धर्म सब कुछ करने के लिए बोलता है। दारू पी सकते हैं, ये ताश खेल सकते हैं, हर एक चीज के लिए। यही बृजयान की शाखा है। मतलब समझ लीजिए, अगर बौद्ध धर्म का अगर विनाश जो है अगर कहा जाए तो बृजयान ही है। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी शामिल थे। कौन? पाल वंश से धर्मपाल शामिल थे, और बाकी दो कौन थे? तो राष्ट्रकूट के भी थे, और प्रतिहार यानी कि गुजरात, गुज्जर प्रतिहार जो कि गुजरात में शासन कर रहे थे। ये लोग तीनों मिलकर के चाहते थे, ये लोग तीनों चाहते थे कि कन्नौज पे इनका अधिकार हो। तो पाल वंश से धर्मपाल भी चाहते थे कि इनका अधिकार हो कन्नौज पे। इन लोगों ने जब पहली बार हमला किया तो मतलब सबने थोड़ा थोड़ा कोना किनारे किनारे का हिस्सा लिया। अब ये 3 चरण में चला था, आगे हम लोग और देखेंगे। के बाद जो राजा है उनका नाम था देवपाल। देवपाल का जो शासनकाल था वो 810 से 850 ईस्वी तक था। इनके टाइम एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अरब यात्री सुलेमान जो है वो भारत इन्हीं के काल में आया था। इसके बाद जितने भी राजा है वो कमजोर थे पाल वंश के, लेकिन एक और राजा आता है जिनका नाम था महिपाल, जिनका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी तक था। इन्होंने दोबारा पाल वंश को मजबूत किया, ठीक है। और इन्हीं के समय में चोल वंश के राजा, याद होगा, गंगईकोंड की उपाधि किन्होंने ली थी? तो राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र चोल ने इन्हीं के टाइम पे हमला किया था पाल वंश से ही। पाल वंश से जब महिपाल जब राज्य कर रहे थे, तब राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। किस लिए? गंगा का पानी लेने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर इन लोगों की रीढ़ की हड्डी डगमगा गई। उसके बाद पाल वंश धीरे धीरे और कमजोर होते गए, और इनका अंतिम राजा मदन पाल, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है पाल वंश में, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बंगाल के जो सेन वंश थे। बंगाल के सेन वंश की जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन, ठीक है। और उसके बाद विजय सेन आए, लेकिन ये लोग दोनों उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस संस्थापक के नाम पे आप याद कर सकते हैं। इस काल के 2 इंपॉर्टेंट मतलब राज्य थे। वो पहला था बल्लभ सेन, जो कि विजय सेन के बाद आए थे। इनके समय में एक इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि साहित्य का विकास हुआ था, ठीक है। और 2 प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी। किनके काल में? तो बल्लभ सेन के काल में। ये दोनों रचनाओं के नाम आते हैं। तो पहला है दान सागर, ठीक है, और दूसरा है अद्भुत सागर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वल्लभ सेन के समय में साहित्य का विकास हुआ था और 2 प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी। पहला था दान सागर, दूसरा था अद्भुत सागर। और इन मतलब सेन वंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो थे वो थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन से क्या क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था जयदेव कवि, और उनकी रचना गीत गोविंद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि गीत गोविंद किनके मतलब दरबार में लिखा गया था? तो लक्ष्मण सेन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीत गोविंद लिखा किन्होंने था? तो जयदेव ने लिखा था। जयदेव कौन थे? तो ये कवि थे। किनके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पीसीएस, बीपीएससी या जेपीएससी, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप यानी कि असम के पास में वर्मन वंश की स्थापना हुई थी। इनकी राजधानी जो थी वो प्रयाग ज्योतिष थी। इस वंश का महान शासक भास्कर वर्मन था। यह हर्षवर्धन का समकालीन था, एवं दोनों में मित्रता थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शशांक के खिलाफ इन्होंने अपना एक दूत भेजा था। दूत का नाम क्या था? तो हंसवेग को उपहार सहित भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? तो हर्षवर्धन के पास भेजा था। और किसके खिलाफ भेजा था? तो शशांक के खिलाफ भेजा था। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बाद में कामरूप के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को पाल साम्राज्य में ही मिला लिया था। यहाँ पे वर्मन वंश भी समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, और प्रतिहार वंश ने भी लिया था, और राजपूत वंश ने भी लिया था। आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था कि इन लोगों ने कन्नौज को पाने के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में प्रतिहार जीते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें भी देख लेते हैं। भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में 3 प्रमुख शक्तियां यानी कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया। कन्नौज
कन्नौज पर प्रभुत्व के सवाल पर उपरोक्त तीनों राज्यों के बीच 8वीं शताब्दी से पूर्वोत्तर में एक त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया। यानी 8वीं शताब्दी से ही इन तीनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था और ये कुल 200 वर्ष तक चला था। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। इसमें कन्नौज राजनीतिक और व्यवसायिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कन्नौज उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य की तत्कालिक राजधानी भी रही थी। यशोवर्मन ने कन्नौज में 730 ईस्वी के आसपास साम्राज्य स्थापित किया। वह व्रजायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध नाम के 3 राजाओं का अनुगामी बना, जिन्होंने कन्नौज पर 8वीं सदी के अंत से 9वीं शताब्दी के पहली तिमाही तक राज्य किया था। दुर्भाग्य से ये शासक कमजोर साबित हुए। कन्नौज की विशाल आर्थिक और सामरिक क्षमता का लाभ लेने के लिए कन्नौज के शासक भीनमल, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार के, बंगाल के पाल शासक यानी कि धर्मपाल, मतलब बंगाल और बिहार दोनों के धर्मपाल, तथा मान्यखेत यानी कि राष्ट्रकूट के शासक कर्नाटक के एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। किसे पाने के लिए? तो कन्नौज को पाने के लिए। इस संघर्ष में भाग लेने वाले पहले शासकों में वत्सराज यानी कि प्रतिहार वंश के थे, ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, एवं धर्मपाल जो कि पाल वंश के थे। इन तीनों के बीच पहले चरण में युद्ध हुआ था। यह संघर्ष प्रतिहार शासक द्वारा बंगाल विजय करने एवं राष्ट्रकूट शासक से धिरने की घटनाओं के साथ आरंभ हुआ था। मतलब ये शुरुआत में प्रतिहार के शासक और बंगाल मतलब धर्मपाल के बीच हुआ, जिसमें धर्मपाल जो थे वो ज्यादा थोड़ा ताकतवर निकले, इसलिए उन्होंने उनको हरा दिया था। किसे हरा दिया था? तो वत्सराज को हरा दिया था। और वत्सराज कौन थे? तो प्रतिहार वंश के शासक थे। अंततः इस संघर्ष में प्रतिहार वंश विजयी रहा। ठीक है, इसके जो 3 चरण होते हैं उसमें प्रतिहार लास्ट में जीत ही जाता है, क्योंकि जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो चाहते थे कि कन्नौज जो है उनकी राजधानी बने। तरीके से मतलब धीरे धीरे ये कन्नौज पे मतलब आक्रमण कर करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जाते जाते थे और अंततः इन्होंने पूरी तरीके से कन्नौज को पा लिया था और पाल वंश और राष्ट्रकूट को पीछे ढकेल दिया। इसीलिए अंततः संघर्ष में प्रतिहार वंश विजयी रहा। प्रतिहारों की ओर से मिहिर भोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज राष्ट्रकूटों की ओर से कृष्ण तृतीय एवं पालों की ओर से नारायण पाल त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम चरण में शामिल हुए। नारायण पाल उतने स्ट्रॉन्ग शासक थे नहीं, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अंतिम चरण में नारायण पाल पाल वंश की तरफ से लड़े थे। ठीक है, जिसमें वो हार गए थे। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने कृष्ण तृतीय एवं नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। यानी अंत में प्रतिहार जीत जाते हैं और उसे अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो यहाँ ये समाप्त होता है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।